कि अपर्णा यादव किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, किसी संस्थान के खिलाफ नहीं है। मेरे मन में बहुत आदर है डॉक्टरों के लिए, मेरे मन में बहुत ज़्यादा आदर है केजेएमयू एज एन इंस्टीट्यूट के लिए। परंतु जो कार्य वहाँ पर हो रहे थे, धर्मांतरण के हों, लव जिहाद के हों, बार बार महिलाओं का जिस प्रकार से लेडी डॉक्टर्स का उत्पीड़न हो रहा हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस बात का कतई समर्थन करेंगे कि अगर उनकी फेलोमेट के साथ इस प्रकार की घटनाक्रम हो तो क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अपर्णा जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से जो लखनऊ में घमासान मचा है केजीएमयू का, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर घमासान मचा, कुछ जगहों पर तो एफआईआर रजिस्टर करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, इस प्रकार की जो बातें हैं लोगों को गुमराह करने की और लोगों पे जबरन जो है अपने पद का जो है दुरुपयोग करने की, मैं समझती हूँ कि उनकी पूरी रिपोर्ट हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी को दे दी है और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। परंतु अगर जो है फिर भी इस तरीके की बात हो रही है तो मैं साफ तौर पे बोलना चाहती हूँ कि अपर्णा यादव किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, किसी संस्थान के खिलाफ नहीं है। मेरे मन में बहुत आदर है डॉक्टरों के लिए, मेरे मन में बहुत ज़्यादा आदर है केजेएमयू एज एन इंस्टीट्यूट के लिए। परंतु जो कार्य वहाँ पर हो रहे थे, धर्मांतरण के हों, लव जिहाद के हों, बार बार महिलाओं का जिस प्रकार से लेडी डॉक्टर्स का उत्पीड़न हो रहा हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस बात का कतई समर्थन करेंगे कि अगर उनकी फेलोमेट के साथ इस प्रकार की घटनाक्रम हो तो क्या वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि जो रिपोर्ट मैंने बना करके दी है न्याय संगत और जो है प्रशासनिक इस पे कार्रवाई होगी। जो भी होगा मैं समझती हूँ सब जो है न्याय से ही संबंधित होगा। ये जो बार बार जो हड़ताल की बात चल रही थी, क्या ये विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए? मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये क्यों करा जा रहा है मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में बता दिया है कि लोगों को भटकाने का, दिशा भ्रम करने का, धर्मांतरण और लव जिहाद का और एक तरह से आतंकवाद को जिस तरह से पनाह दी गई, उस पे अगर सवाल उठाए गए, भ्रष्टाचार पे जब सवाल उठाए गए, प्रशासनिक उस पे, तो मैं समझती हूँ उस पे जो है उनके कुछ लोगों के, तथाकथित कुछ लोगों का एक जो सिंडिकेट बना हुआ है उसको डिस्टरबेंस हुई और उसने इस तरीके का मैसेज फैलाने का काम किया। जी। एक आखिरी सवाल जो है इस विषय पे इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि जो आरोपी है उनके मोबाइल से ऐसी चीजें पता चली कि कुछ और भी महिलाओं को उन्होंने अपना शिकार बनाया हो सकता है। कई सारे चैट्स, कई सारे वीडियो, यहाँ तक कि वो जाकिर नाइक के वीडियो भी सुना करता था, ये भी जानकारी सामने आई। मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में, जब मैंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तभी मैंने ये बात बोल दी थी साफ तौर पे। जो मुझे उस बच्ची ने, वो बच्ची भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है जब प्रेस से मेरी, बल्कि मैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेस वार्ता कहूंगी। और जो वो बिटिया आई मेरे पास तो मुझे जब पता चला, पूरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी मैंने, तो उसका ट्रैक था कि वो 17 और लड़कियों के टच में था। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट जारी हो चुकी है और जब उस बच्ची ने लगातार कंप्लेन करी अपने प्रॉक्टर से, डीन से, तब भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो महिला आयोग आई और उसको मना किया गया कि आप महिला आयोग क्यों गए थे, आप पुलिस में एफआईआर क्यों लिखवा रहे हो, आप इस तरीके की घटना क्यों कर। ये तो उनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों इस तरीके के काम करा। विशाखा कमेटी ने क्यों रिपोर्ट बनाई कि आप जो है इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, और जो है धर्मांतरण का तो साहब कोई मुद्दा ही नहीं था, जबकि पहला उसका एलिगेशन ही था कि मुझे जबरन धर्मांतरण करने का वो किया गया। तो इसमें तो खुद ही प्रशासन जो केजीएमयू का है वो खुद ही कटघरे में है। और भी डॉक्टर्स जो केजीएमयू में हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं, वो सब मुझे पता है मेरे साथ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जस्टिस ही वो करेगा। नोबडी विल टॉलरेट इनजस्टिस। और उस लड़की के साथ वहाँ पे जो और डॉक्टर्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हुई है और वो अपने पद का अगर दुरुपयोग करना चाहते हैं तो फिर उसी तरह से बात होगी।
जी। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। एक सवाल, आज मुंबई में आप हैं, मुंबई में प्रचार के लिए भी आप अलग अलग जगहों पर गई, जो यहाँ पर एक मुद्दा काफी ज्यादा देखने मिला मराठी गैर मराठी का, खासतौर से जो ठाकरे बंधु लगातार कहते रहे कि मराठी खतरे में है, मराठी भाषा, मराठी लोग, मराठी अस्मिता की बात, आपको क्या मूड यहाँ पर जनता का दिखाई दिया? देखिए, बीएमसी चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत होगी और 15 तारीख, अब ज्यादा दूर तो है नहीं, 15 कल है, कल ही के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि महायुति ने जो एक फॉर्मूला डेवलप किया है और जो एजेंडा लेकर के चली है महायुति, कि हमें विकास की बात करनी है, हमें किसी जाति विशेष की बात नहीं करनी, हमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं करनी, हमें मुंबई मेहनत कश लोगों की जगह है। मुंबई एक ऐसी धरा रही है जहां पे किसी भी प्रांत का व्यक्ति आए, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति आए, किसी भी जाति का व्यक्ति आए, किसी भी धर्म का व्यक्ति आए, उसे बढ़ने का मौका मुंबई माया नगरी ने दिया है। उसी के तहत महायुति ने भी यही एजेंडा रखा है। सड़कों पे पानी भरा था, उसको निकालने का काम करेगी। जहां पे लोगों की जन सुविधा केंद्र नहीं है, वहां पे वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। ठाकरे बंधुओं ने अपनी खुद की संस्कार परिलक्षित किए और मैं समझती हूं जो एक तरह से मराठावाद की बात कर रहे हैं, वो जो अपनी तरह से लोगों को दिशा भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, मैं इन दोनों लोगों को जवाब देना चाहती हूं कि ब्रिटिश राज साहब खत्म हो गया है। अब इस तरीके की डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिटिक्स है ये बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ भारत। और हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तरीके से बोल रखा है, एक मूल मंत्र दे रखा है सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे देश को, सबका साथ सबका विकास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही सोच हमें विजय दिलाती है। हमने महाराष्ट्र और मराठी भाषा क्या राष्ट्रवादी भाषा नहीं है क्या? और इस तरीके की बात करके ये क्या अलगाव पैदा करना चाहते हैं? ये अपना खुद का गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए। और इस तरीके से जो इन्होंने अपने संस्कार परिलक्षित करे हैं वो बहुत ही विहीन है, बहुत ज्यादा निकृष्ट मानसिकता है ये। इसके अलावा कांग्रेस के नेता ने कहा कि यहाँ पर कोई जो है मोमिन जैसा जो यहाँ पर मेयर आना चाहिए। किसी ने कहा कि देश में एक बुरखे वाली जो है वो भी प्रधानमंत्री बन सकती है। एमआईएम जो ये खुद ही आप देख लीजिए कि ये कांग्रेस के लोग किस तरीके की बात महिलाओं के लिए करते हैं। बुरखे वाली इस तरीके की शब्द क्यों यूज करते हैं भाई? किसी का पहनावा, किसी का जो है चुन्नी ओढ़ने का स्टाइल, किसी को नकाब में रहने का स्टाइल, ये उनका रिलीजियस प्रेफरेंस है। अब आप ये क्या बोलना चाहते हैं बुरखे वाली और इस तरीके की बात? मैं तो बोलना चाहूंगी हमारी पार्टी ने अभी जो है दिल्ली में हज कमेटी की चेयरपर्सन को एक महिला बनाया है। इतनी यंग है, वो मुसलमान है, तो क्या वो इस तरीके की बात करेंगे कि वो बुरखा क्यों नहीं पहनती है, बुरखे वाली है कि नहीं है? इस तरीके की बात करना महिलाओं के लिए बहुत डिमीनिंग है। और देखिए, मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम जो किया आने के बाद, उन्होंने 3 तलाक बंद कराया। तो ये तो हमारी मुसलमान बहनों के लिए कराया ना। हाँ, होते हैं अभी भी 3 तलाक, अभी भी हो रहा है ये, परंतु अब ये लॉ के परिसर में है, अब ये इससे स्केप नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। इस बार बीएमसी चुनाव में क्या जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बीजेपी के साथ बिल्कुल वोट करेंगी बीजेपी को, क्योंकि उनको पता है कि उनके न्याय, उनके हक और उनकी अस्मिता के लिए कौन लड़ रहा है। महायुति ही जीतेगी और प्रचंड बहुमत से सरकार यहाँ पर बीएमसी में देखेगा। सभी कॉर्पोरेटर बीएमसी के होंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपर्णा यादव यहाँ पर केजीएमयू विवाद पर भी टाइम्स ऑफ नवभारत से बातचीत करते हो, साथ में बीएमसी चुनाव को लेकर के उनकी साफ यही एक 2 टूक राय है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो बंधु है वो अपने लिए खुद के लिए गड्ढा गोद रहे हैं, जबकि मुस्लिम महिलाएं जो है वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं।